ये जितनी वीडियोस थी उसके अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी उसके बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की बुक्स, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक वाली बुक है उसके अंदर प्रैक्टिकल वर्जन थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसके लिए मे बी बोर्ड की और प्रैक्टिकल चीजों की ज्यादा जरूरत होगी। तो पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करेंगे वीडियोस के थ्रू। जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है या थोड़ा सा ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे हम जो हमारा प्रैक्टिकल वर्जन है उसको एकेडमी पे या बोर्ड पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स आपने 10th क्लास के अंदर 14 चैप्टर में मैथ्स में पढ़ी होगी, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें सुनी होंगी। इसी के ऊपर हमारी बुक बेस्ड कर दी है 11th इकोनॉमिक्स के लिए, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। पूरी बुक का ही नाम है। उसका फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक कंसेप्ट को हमको समझाएगा वो है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स को हम स्टैटिस्टिक्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंज्यूमर क्या होता है, कंजप्शन क्या होती है, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होती है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये जो बेसिक टर्म्स हैं उसकी नॉलेज मिलेगी हमको इस चैप्टर के अंदर। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसके कितने सेंस हैं, कितने टाइप्स की स्टैटिस्टिक्स होती है, न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट कैसे किया जा सकता है, किस वे में कलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं हमारे उसको कलेक्ट करने के, प्लस जो हमारी जो इसकी इनिशियल जितनी भी चीजें रहेंगी वो सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा जो है उसको प्लूरल सेंस में कैसे लिख सकते हैं, इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, क्या मेथड यूज करेंगे, अगर हम किसी के पास क्वेश्चन ईयर लेके जा रहे हैं या कोई भी डाटा इकट्ठा करने जा रहे हैं तो उसको किस वे में हमको लेके जाना है, प्रेजेंट कैसे करना है, उसको क्या प्रोसीजर रहने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर है उसको किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें हम समझने वाले हैं इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये बेसिक फर्स्ट चैप्टर है जो फंडामेंटल है, हमको इस बुक के बारे में बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस। बता रहा है ये स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स की क्या वैल्यू है, क्या एसेंस है या क्या सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को। हमारे इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है हमारे +1 का सेकंड वाली जो बुक है हमारी स्टैटिस्टिक्स, उसका पार्ट है और बेसिक जो चीजें हैं उसके बारे में हमको नॉलेज देगा। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स के अंदर क्यों पढ़ा जाता है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मतलब क्या है स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल डाटा, स्टैट्स। तो जब हम न्यूमेरिकल डाटा को या स्टैट्स को एक चीज में रख देते हैं या एक स्पेसिफिक मैनर में रख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। मतलब किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को, किसी भी रॉ डाटा को कह सकते हैं। अगर किसी भी तरीके के रॉ डाटा को हमने क्या कर दिया, एक पब्लिश्ड फॉर्म में रख दिया, एक सिंथेसाइज फॉर्म में, सिस्टमेटिक मैनर में अगर प्रेजेंट कर दिया है तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि किसी भी चीज को ले लेते हैं हम, अगर हमारे मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी क्लास में किसी भी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं तो उसको वो क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, इंग्लिश का मार्क्स इंग्लिश के कॉलम के आगे होते हैं, हिंदी के कॉलम के आगे हिंदी के मार्क्स होते हैं, मैथ्स के कॉलम के आगे मैथ्स के, ऐसे साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर, इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आ जाते हैं हमारे। और उसी मार्क्स के आगे हमको क्या मिल जाती है, परसेंटेज गिवन मिल जाती है। तो ये क्या है, एक टेबलर प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट्स को, हमारे मार्क्स को और उसी हिसाब से परसेंटेज को क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो एक डाटा था, इस डाटा को हमने क्या कर दिया, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हमने रख दिया उसको, और उस प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हमने क्या कर दिया उसको, उस डाटा को अब हम बोल सकते हैं कि वो एक स्टैट्स है, एक तरीके का जानकारी दे रहे हैं हमको स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में कि एक रो डाटा था जो कि अब क्या बता रहा है, एक बंदे के या एक बच्चे के मार्क के बारे में डिटेल स्टडी बता रहा है कि वो हर सब्जेक्ट के अंदर कैसा है और ओवरऑल उसकी परसेंटेज या ओवरऑल उसकी जो रैंक है वो कैसी है। ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो ये सारी चीजें जो हैं उसके लिए स्टैटिस्टिक्स को बनाया गया था और उसको किस तरीके से हमको यूज करना है या उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, उसके लिए हमको ये बुक 11th के अंदर करवाई जाती है, पढ़ाई जाती है। इसका फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं आज की क्लास के अंदर, वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स को किस तरीके से रिलेट किया जा सकता है स्टैट्स की फॉर्म में या स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में। जैसे कि किसी भी डाटा को अगर आपको पढ़ना है टेक्सचुअल बेसिस पे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टेक्सचुअल को पढ़ना एज कंपेयर टू
बोर्ड के ऊपर पढ़ना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ना है। जैसे कि आज की क्लास को अगर हम थोरली, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ के थ्रू, तो पीडीएफ के थ्रू जो पढ़ना है और जो समझना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए एज कम्पेयर टू अगर मैं फिजिकल प्रेजेंस में तुमको बोर्ड पे समझा रहा होता यही सारी चीजें। तो यही सारी डिफिकल्टीज आती हैं हमारे पास स्टैट और इकोनॉमिक्स के अंदर भी, कि इकोनॉमिक्स को टेक्सचुअल बेसिस पे पढ़ना या एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट मैनर के अंदर प्रेजेंट करता है डाटा को। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को न्यूमेरिकल वैल्यू में ले जाते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में ले जाते हैं, ताकि जो डाटा है या जो इकोनॉमिक्स है उसको हम क्या कर सके, न्यूमेरिकल फॉर्म में ले जाकर उस सामने वाले बंदे को समझा सकें। जैसे कि किसी भी चीज को अगर हमको समझाना है तो एक तो हम पैराग्राफ की फॉर्म में उसको रीड कर करके बताएं। जैसे कि मेरे को अगर ये कंसेप्ट समझाना है इकोनॉमिक्स का, तो मैं क्या करूँ, एक एक लाइन टू लाइन पढ़ूँ, जो जैसे कि यहाँ पर लिखा है वी एडवाइज द यंग लर्नर्स ऑफ क्लास 11, तो ये पूरा का पूरा मैं पैराग्राफ पढ़ूँ उसके बाद समझाऊँ तो थोड़ा सा बोरिंग कंसेप्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एग्जांपल्स की फॉर्म में समझा रहे हैं। सेम एज इट इज इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक्स क्या करता है, टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा को दे देता है, पर टेक्सचुअल फॉर्म में हर किसी को तो समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में उसको बार ग्राफ की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पाई चार्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं उसको, टेबुलर प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं उसको। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को हटा करके जितने भी अदर सोर्सेज हैं, अगर उससे सामने वाले बंदे को समझाएंगे तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आने वाला है। इसी वजह से जितने भी पीपीटीज होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो सारी की सारी टेक्सचुअल ना होके न्यूमेरिकल बेस्ड पे होती है, मतलब कि किसी न किसी डायग्रामेटिक फॉर्म में होती हैं। या तो कोई डायग्राम दिखा रखा होता है, कोई कर्व दिखा रखा होता है, कोई ग्राफ दिखा रखा होता है, कोई टेबल होती है, कोई चार्ट होता है। इस तरीके का सिस्टम से हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को स्टैट के साथ जोड़ देते हैं, ताकि जो डाटा है उसको पढ़ने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो और समझाने में भी आसानी हो। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं स्टैट के अंदर। इसी वजह से फ्रॉम द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू 11th में हमको स्टैट की जानकारी दी जाती है, स्टैट के बारे में बताया जाता है। तो बेसिक सी चीजें इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या है। ये सबसे जो पहली चीज है वो एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन इज एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी और अदर। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक्स हर चीज के अंदर काम आने वाली चीज है। मतलब बेशक वो बच्चा हो, बेशक वो एक ओल्ड एज पर्सन हो, हर एक के घर में इकोनॉमिक्स का वजूद होगा ही होगा। इकोनॉमिक्स जो है वो आने ही आने वाली है। किस तरीके से होने वाला है ये सारा का सारा सिस्टम, वो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स और स्टैट को साथ लेके। जैसे कि हम बात करें कि एक महीने में हमारी जितनी इनकम आ रही है, उस एक महीने की इनकम को एक महीने के एक्सपेंस के साथ अगर हम मैच कर लें तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स की सेंस में स्टैट हो जाएगा। मतलब इकोनॉमिक्स तो ये है कि हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है और कुछ पैसा जा रहा है, ये इकोनॉमिक्स है कि कुछ पैसा आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ हम सेव कर रहे हैं। सपोज 10,000 रुपीज हमारी इनकम आ रही है एक मंथ में, 6,000 रुपये हम खर्च कर रहे हैं, 4,000 रुपये हम बचा रहे हैं, तो ये हो गया इकोनॉमिक्स। बट ये जो वैल्यू आई 10,000, 6,000 और 4,000, ये स्टैट है कि एक डाटा बता रहा है कि हर महीने हम क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 6,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और 4,000 रुपये हम बचा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। तो बेसिक सी चीजें हैं, कुछ एक टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको समझ लेते हैं क्या होती है। एक होता है कंज्यूमर, हु इज अ कंज्यूमर, और दूसरी चीज है व्हाट इज कंजप्शन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंज्यूमर अलग होता है, कंजप्शन अलग है। कंज्यूमर का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लेवल पे, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। मतलब कंज्यूमर हर वो बंदा है जो किसी भी गुड्स को यूज कर रहा है या किसी भी सर्विसेज को यूज कर रहा है सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन को खत्म करने के लिए या सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो उस पर्सन को कंज्यूमर बोल देंगे। जैसे कि हमने क्या किया, ब्रेड लिया और ब्रेड को हमने यूज कर लिया या खा लिया। ब्रेड खरीद के लाया मैं किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप से और उसको खा लिया मैंने, तो क्या हो गया, मैं कंज्यूमर हो गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्या किया, गुड्स या सर्विसेज को यूज किया मेरी सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए, सेटिस्फेक्शन को खत्म करने के लिए या फिर वांट्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये हो गया कंज्यूमर, मैं यहाँ पे कंज्यूमर हूँ। सेम एज इट इज अगर मेरे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, सपोज मेरे को यहाँ से किसी भी अदर प्लेस पे जाना है, तो मैंने क्या लिया, ई रिक्शा लिया या ऑटो रिक्शा लिया, उसमें बैठा, सामने वाले दूसरे प्लेस पे जहाँ जाना था उसका एड्रेस दिया, वहां पर उतर गया और हमने क्या कर दिया, उसकी पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ पर भी कंज्यूमर हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दी, एक सर्विस को अंजाम दिया, एक तरीके से एक सर्विस मैंने गेन की है। किस वजह से ली है,
ताकि मैं सेटिस्फाई हो सकूं। मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना था, तो मैं सेटिस्फाई हो गया वहां पर जाने के लिए। तो एक जगह से दूसरे जाना, ये मेरा वांट था, मेरी डिजायर थी, एक तरीके की मेरी एक तरीके जो चीजें होती है इच्छा थी मेरी कि मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सर्विस का सहारा लिया। तो सर्विस का जो सहारा लिया उसके लिए मैं क्या बन गया, सर्विस का कंज्यूमर बन गया। तो इसी तरीके से किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को जो लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं उसको कंज्यूमर बोलते हैं। डायरेक्टली जो ले लेते हैं उसके बाद वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं हम कंज्यूमर के अंदर और नॉन कंज्यूमर के अंदर, कि सपोज मैंने सिलाई मशीन ली, तो उसको अगर मैं सिलाई मशीन को घर पे ले आया और घर पे यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं उसके लिए कंज्यूमर हो गया। बट उसी सिलाई मशीन से मैंने क्या किया, एक शॉप ली, शॉप के अंदर रखी और उससे मैं कपड़े की स्टिचिंग कर रहा हूँ और सामने वाले बंदों को करके दे रहा हूँ। मतलब एक तरीके से मैंने उसका बिजनेस कर लिया। तो वहां पर वो जो सिलाई मशीन है, स्विंग मशीन है, वो जो उसके लिए जो फर्स्ट वाला केस था उसको तो मैंने हाउस होल्ड पर्पज में यूज किया। तो जो हाउस होल्ड पर्पज में यूज किया उस टाइम पे तो मैं उसका कंज्यूमर बन चुका हूँ। बट जो दूसरे वाले केस में मैंने बिजनेस पर्पज में यूज किया वहां पर मैं उसका डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं हूँ, क्योंकि वहां पर लोग आ रहे हैं मुझसे सर्विसेज लेने और मैं उनको सर्विस दे रहा हूँ उस गुड्स की हेल्प से। तो वहां पर मैं उस मशीन को कंज्यूम नहीं कर रहा, वहां पे मैं उसको प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। तो कंज्यूमर में, तो उस केस के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन है वहां पर हम उस मशीन को यूज कर रहे हैं। तो कंज्यूमर के अंदर बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई होप सो, कि गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। अब बात आती है कंज्यूमर, तो जी समझ लिया हमने। कंजप्शन क्या होती है? कंजप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजप्शन। जैसे कि इसके अंदर प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है कि कंजप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। मतलब कि कंजप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज की सेटिस्फेक्शन को हम डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हमने ब्रेड का एग्जांपल लिया था, तो ब्रेड हमने क्या किया था कि ब्रेड हम ले आए किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप से, तो हमने क्या किया, उस गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू थी, जो हमारी यूटिलिटी वैल्यू थी, सेटिस्फेक्शन वैल्यू थी, उस ब्रेड की हमने सेटिस्फेक्शन वैल्यू को, मेरी जो वांट थी, मुझे खाना था क्योंकि मेरी ये वांट के अंदर था, तो मेरी वांट के अंदर मैंने उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो कंजप्शन प्रोसेस के अंदर आ जाती है। कि कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, उसकी हेल्ड कैसे करते हैं उसको, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अगली जो लाइन है इसके अंदर उसको समझना भी जरूरी है। उसके अंदर क्या बता रखा है हमको कि यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब कि ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, ये प्रोसेस कंजप्शन के अंदर आ जाती है हमारी। जैसे कि हमने क्या किया, कंज्यूमर, हम कंज्यूमर और कंजप्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंज्यूमर तो वो पर्सन है जो कंज्यूम कर रहा है चीजों को, और कंजप्शन क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि मैं फ्लोर लेके आया, आटा लेके आया और मुझे रोटी बनानी है, तो मैंने क्या किया, उसको पहले गूथा, ठीक है, उसके बाद रोटी बेली, उसके बाद मैंने उसको सेका, उसके बाद वो रोटी तैयार हो गई, उसके बाद हमने खा लिया उसको। तो प्रोसेस थी। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ये कंजप्शन प्रोसेस है हमारी। कि मैं कंज्यूमर तो था, आटा लिया उसी टाइम पे मैं कंज्यूमर हो गया वहां पर, ठीक है। कंजप्शन प्रोसेस कब कंप्लीट हुई? जब मैंने उसको रोटी में कन्वर्ट करके खा लिया। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के प्रोसीजर को हम कंजप्शन बोलते हैं। बेसिक सी चीजें, इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, इसी वजह से हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा लंबा लेके चले हैं। अगली जो एक्टिविटी आती है वो आती है हमारी प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी आ जाती है हमारे पास। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स जो हैं वो किस तरीके से एंगेज करते हैं, कितने तरीके के गुड्स जनरेट करते हैं, इनकम कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें हमको बता रखी हैं। तो इसके अंदर भी सेम जैसे कंज्यूमर और कंजप्शन था, यहाँ पर प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन है। तो प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन
जो गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। अब इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर क्या कर रहा था, गुड्स और सर्विसेज को खरीद रहा था ताकि वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, और प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहा है ताकि वो इनकम को जनरेट कर सके, इनकम को बढ़ा सके या उसको प्रोमोट कर सके। तो ये हो गया प्रोड्यूसर। सेम एज इट इज, जैसे कंजप्शन थी, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के तौर पे हम यूज करते थे गुड्स को, प्रोड्यूसर भी सेम यही चीज है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस है, रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स के अंदर कन्वर्ट करने की। जैसे कि कंजप्शन में हम क्या कर रहे थे, बने बनाए गुड्स को हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूटिलाइज कर रहे थे। सेम एज इट इज प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन के अंदर क्या हो जाता है हमारे पास, प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करके देते हैं। मतलब कि कोई भी रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया, उसको अगर हम किसी भी यूजफुल थिंग के अंदर अगर कन्वर्ट करके दे रहे हैं तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम प्रोड्यूसर हैं वहां पर। जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लेके चले कि हमने क्या किया, हमारे वीट आई हमारे पास, वीट को हमने पहले क्या किया, फ्लोर के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, फ्लोर से हमने क्या किए, बेकरी में बिस्किट्स वगैरह बना लिए या ब्रेड बना लिए। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, तो वीट हमारे लिए क्या था, रॉ मटेरियल था एक तरीके का, और इसको हमने क्या किया, बीच में इंटरमीडिएट गुड में लेके आए, फ्लोर में लेके आए, फ्लोर में कन्वर्ट किया, फ्लोर के बाद हमने क्या किया, उसको बिस्किट में कन्वर्ट किया। तो बिस्किट क्या है, एक तरीके का ऐसा प्रोडक्ट है जिसको डायरेक्टली मार्केट में बेचा जा सकता है और डायरेक्टली वो कंज्यूम होने वाला है। तो हमने क्या किया, एक रॉ मटेरियल वीट था, वीट को डायरेक्ट लोग नहीं खा सकते थे, तो हमने क्या किया, वीट को खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा और उसको कन्वर्ट करके यूजफुल थिंग में दे दिया मार्केट में, वीट में दे दिया, ब्रेड में दे दिया। तो हमने क्या किया, उसकी प्रोडक्शन की। तो जब भी किसी चीज की स्टेट को चेंज कर दिया जाता है उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। स्टेट का मतलब क्या है, कोई भी चीज आई है हमारे पास, उसको हमने चेंज कर दिया किसी भी प्रोसेस के थ्रू। मतलब कि उसको अगर डायरेक्ट कंज्यूम नहीं किया जा सकता था तो हमने क्या किया, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, उसके डिजाइन को, साइज को, पैकेट को चेंज कर दिया, तो हम बोलेंगे हमने प्रोडक्शन कर ली है उस चीज की। तो आई होप सो ये सारी चीजें जो चारों डेफिनेशन थी ये समझ में आ गई होंगी कि कंज्यूमर कौन होता है, कंजप्शन क्या होती है, प्रोड्यूसर कौन होता है और प्रोडक्शन क्या होती है। प्रोडक्शन की लास्ट लाइन है, उसको समझ लेते हैं। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। कि यहाँ पर क्या है, जो थिंग्स हैं उसमें एक्वायर करती है यूटिलिटी वैल्यू। जैसे जैसे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन के अंदर, कि प्रोडक्शन जैसे जैसे होती जाती है, प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। जैसे कि वीट को अगर हमने लिया रॉ मटेरियल में, सपोज मैंने 1000 रुपीज की वीट ले ली, उसी वीट को मैंने क्या कर दिया, फ्लोर में चेंज कर दिया, तो अब वो 1000 की जो वीट थी उसका प्राइस इंक्रीज हो चुका होगा। अब वो जो वीट फ्लोर है वो 1200 to 1300 के बीच में सेल कर सकता हूँ। अगर उसी को मैंने क्या कर दिया, बिस्किट के अंदर डिजाइन करके चेंज कर दिया फ्लोर को, तो यहाँ से क्या हो चुकी है, दो प्रोसेस इंक्रीज हो चुकी है। वीट को मैंने पहले फ्लोर में किया, फ्लोर को फिर मैंने बिस्किट में किया। तो अब ये जो बिस्किट है वो 16 to 1700 के बीच में हो सकते हैं, हो सकता है 2000 की रेंज तक भी चले जाएं, डिपेंड अपॉन डिजाइन, साइज और पैकेट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जैसे जैसे प्रोडक्शन की जो हमारी यूटिलिटी चेंज होती है, मतलब कि प्रोसेस चेंज होती है, सेम एज इट इज उसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है, सेटिस्फेक्शन वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। डायरेक्ट वीट है वो शायद सस्ते मिल जाए हमको, उसके बाद जो फ्लोर है उसकी प्रोसेस बढ़ गई तो वो अब थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी उसकी वैल्यू। उसके बाद हमने क्या कर दिया, बिस्किट में चेंज कर दिया तो अब थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। बिस्किट को भी पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया, पैकेट में अलग अलग 10 ग्राम का, 100 ग्राम का, 250 ग्राम का, 500 ग्राम के अलग अलग बिस्किट के पैकेट्स बना दिए, तो उसकी वैल्यू अलग चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आती हैं प्रोडक्शन के अंदर आती हैं, और इसमें अंदर हम क्या करते हैं कि जो यूटिलिटी वैल्यू है वो चेंज होती जाती है जैसे जैसे हमारी प्रोसेसेस को चेंज करते जाते हैं। ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। अगला जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। अब जो चीजें आती हैं वो आती है हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। हमने ये समझ लिया कि ठीक है जी, कंज्यूमर क्या होता है, जो कंजप्शन होती है वो कैसे होती है, प्रोड्यूसर कौन होता है और प्रोडक्शन कैसे होती है, ये सारी चीजें समझ ली है। बट प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में या फिर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में दो चीजें और लाई करती हैं, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये दो चीजें और लाई करती हैं।
जैसे कि प्रोडक्शन जो करता है वो किस वजह से कर रहा है, ताकि उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा जनरेट हो सके, वो ज़्यादा पैसा कमा सके, प्रॉफिट ज़्यादा कमा सके। क्यों कमा सके? उसके दो पर्पज़ होंगे, या तो वो सेविंग करना चाह रहा है बिजनेस में, या फिर वो दूसरे किसी बिजनेस में या दूसरे किसी जगह पे अथॉरिटी पे इन्वेस्टमेंट करनी चाह रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा होगा, या वो सेव करके कहीं ना कुछ सेव करना चाह रहा होगा आगे अपने फ्यूचर फोरहेड्स के लिए या फ्यूचर एनफोर्सिंग लाइबिलिटीज के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। सेम एज इट इज कंज्यूमर भी है। कंज्यूमर अगर किसी चीज़ को खरीद रहा है तो वो क्या सोच रहा होगा, या तो वो ये सोच रहा होगा कि हाँ मेरे को अगर मैं आज खरीद लेता हूँ तो मेरे पास कुछ सेविंग होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा टाइम आ जाए उस टाइम पे मैं उस पैसे को बचा के रख सकूँ। या फिर कंज्यूमर क्या क्या सोच रहा होगा, कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बीच में लाया करती हैं दोनों चीज़ें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हर पर्सन पैसे को बचाता है या तो सेव करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। कोई भी पर्सन अगर कमा रहा है आज के टाइम पे, तो अगर वो कंजप्शन कर रहा है, खत्म कर रहा है, कंजप्शन हो गई उसके बाद जो पैसा उसके पास रिमेन लेफ्ट हो गया, उस पैसे को वो दो जगह यूटिलाइज करने वाला है, या तो उसकी वो सेविंग करने वाला है या फिर वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसीलिए हमको ये दोनों चीज़ें साथ में पढ़नी पड़ती हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये भी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है हमारी। तो सेविंग के अंदर हमारे पास क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, इट इज एन एक्ट ऑफ एब्सिस्टेंस फ्रॉम कंजप्शन। मतलब कि इनकम का वो पार्ट है जो कंज्यूम नहीं किया हमने। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था शुरुआत में वीडियो के कि 10,000 रुपीज़ हमारी फैमिली में इनकम आ रही है, उसमें से 6,000 रुपीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं और 4,000 रुपये हम क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये इनकम का वो पार्ट है जो 10,000 रुपीज़ इनकम आ रही थी, इनकम का वो पार्ट जो कि कंज्यूम था, कंज्यूम 6,000 किया था, विच इज नॉट कंज्यूम। उन 10,000 में से जो कंज्यूम नहीं हुआ वो सेविंग है। कंज्यूम कितना हो गया था? 6,000 हो गया था। तो कंज्यूम कितना नहीं हुआ था 10,000 में से? 4,000 में हुआ था। वो जो 4,000 है वो सेविंग है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। तो जो कंज्यूम्ड ही नहीं है वो पार्ट सेविंग कहलाता है। और इट इज एन एक्ट ऑफ एब्सिस्टेंस फ्रॉम कंजप्शन। मतलब कंजप्शन में से जो पैसा बच चुका है, ये एक ऐसी एक्ट है जो कंजप्शन हो चुकी है हमारी, हम फुलफिल हो चुके हैं, हमको जितने रुपए चाहिए थे, जितना सामान चाहिए था वो हमने ले लिया, उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया, उसको हम बोलेंगे सेविंग। उसके बाद अगली जो डेफिनेशन है उसके ऊपर चलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। इट इज एन एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट विच हेल्प टू जनरेट इनकम। मतलब इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर करता है कहाँ करता है? ऐसी एसेट के ऊपर। एसेट क्या होती है? जिसके ऊपर हमारा अधिकार होता है, जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं इस पर्पस के लिए ताकि हम जनरेट कर सके इनकम को। मतलब इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जहाँ पर हम प्रोड्यूसर, हमका मतलब प्रोड्यूसर है, यहाँ पर प्रोड्यूसर पैसा लगाता है अपना ताकि वो इनकम को जनरेट कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास सपोज वो जो 4,000 रुपीज़ थे वो बच गए। उस 4,000 रुपीज़ को हमने क्या किया, एक जगह सेव करके रख लिया। ये तो नॉर्मल कंज्यूमर की बात होगी, पर उस 4,000 रुपये को अगर हम नॉर्मल जगह सेव ना करके रखते तो हम क्या करते, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते। जैसे कि हमने बैंक में डाल दिए तो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या किया, एफडी के अंदर लगा दिए पैसे, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, वहाँ पे स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, वो भी इन्वेस्टमेंट है। हमने शेयर मार्केट में लगा दिए पैसे, तो वो भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। हमने किसी और के बिजनेस में लगा दिया, हमारे किसी बिजनेस में लगा दिए, तो वो भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि सेविंग जो है वो कंज्यूमर करता है। क्योंकि हमने जो शुरुआत में था चैप्टर में वो हमने पढ़ा था कंज्यूमर और कंजप्शन। तो कंज्यूमर कंजप्शन के साथ सेविंग वर्ड रिलेट करता है, क्योंकि कंज्यूमर में अगर पैसे बच जाते हैं, वो जो 10,000 रुपीज़ की इनकम आई थी उसमें से 6,000 रुपये कंज्यूम हुए थे, जो 4,000 रुपये थे वो बच गए थे, तो वो क्या हुई थी, सेविंग थी उसकी, कि आगे आने वाले टाइम के लिए हम बचा के रखते हैं कुछ ना कुछ पैसा, वो हो गया सेविंग। प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर सेविंग नहीं करता, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है। तो प्रोड्यूसर के साथ जो टर्म थी वो थी प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन और साथ में हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पर क्या चीज है कि जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन है वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से लेके चलते हैं। प्रोडक्शन कर ली प्रोड्यूसर ने, जो पैसा उसके बाद बच जाता है या जो प्रॉफिट वो कमाता है उसको वो क्या करता है, किसी ना किसी बिजनेस के अंदर लगा देता है, XYZ किसी भी तरीके से
पोर्टफोलियो बना के वो उसको इन्वेस्ट कर देता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो उसके अंदर वो पोर्टफोलियो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है चीज़ों को, ताकि अलग अलग तरीके की एसेट्स को वो खरीद सके और उसके बाद वो क्या कर सके, उससे और एक्स्ट्रा पैसा इनकम को वो जनरेट कर सके। तो ये कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद जो हमारे पास है अगली एक्टिविटी आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हर वो एक्टिविटी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को या स्कैर्स रिसोर्सेज, जो हमने पिछले चैप्टर में स्कैर्स वर्ड पढ़ा था, स्कैर्स रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे हमारी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करते हैं। उस हर एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। जैसे कि बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर स्कैर्स मीन्स के अंदर आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारे अनलिमिटेड वांट्स के थ्रू फुलफिल कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। अब ये जो थी ये हम पढ़ रहे थे बेसिक या कह सकते हैं उसको ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के बारे में। अभी जो हमको पढ़ाया जाएगा +1 के अंदर और +2 के अंदर वो हमको पढ़ाई जाएगी मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी वो हमको दी थी एडम स्मिथ ने। ये हमने पिछले कुछ वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो एडम स्मिथ हैं। 1876 में उन्होंने अपनी सबसे पहली डेफिनेशन दी थी, या एक तरीके से सबसे पहले इकोनॉमिक्स को बर्थ दिया था उन्होंने 1876 के अंदर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या होती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी हमारी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ें समझ लेते हैं। इसके अंदर एग्जांपल भी दे रखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हर वो एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारी जितनी भी वांट्स है, जितनी भी चीज़ें हमको चाहिए उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। जैसे कि कोई शॉपकीपर किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक मार्केट में सेलिंग परचेजिंग चल रही है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक वीडियो डल रही है उस पर एड्स आ रही हैं उससे पैसा कमाया जा रहा है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक एड को बूस्ट किया जा रहा है ताकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को वहाँ से पैसा मिल पाए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स उसको हेल्प कर रही हैं कुछ पैसे लेके, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक सब्जी वाला जा रहा है सब्जी बेच रहा है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर काउंट होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं अपनी वोट्स को सेटिस्फाई करते हैं हमारे पास जो है उससे। मतलब मेरे पास अब अगर नॉलेज है तो मैं अगर आपको दे रहा हूँ और धीरे धीरे उसका पेड वर्जन रख देता हूँ तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जो आपको चाहिए और मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उससे मेरी वोट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प मिल रही है। मतलब मैं पैसा कमाना चाह रहा हूँ और जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको गेन देना चाह रहा हूँ, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही मानी जाएगी। तो ये तो थी हमारी सारी की सारी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच इसके अंदर क्या कहती है हमारे पास, मॉडर्न अप्रोच दी थी हमारी एल्फ्रेड मार्शल ने। एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इस टॉपिक को कर लेना। एल्फ्रेड मार्शल जो थे वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो माने जाते हैं एडम स्मिथ 1876 के। यहाँ पर एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये 4 वर्ड इन्होंने दिए थे। और मतलब कि उन्होंने कहा था कि हम जो हैं वो ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ को चूज कर रखा है हमने। मतलब हम जो बिजनेस है वो बहुत पुराने तरीके से बिजनेस को बहुत पुराने सोर्स से लेके चल रहे हैं, ऑर्डिनरी सोर्स से लेके चल रहे हैं, जिसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो एल्फ्रेड मार्शल ने मॉडर्न इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन क्या थी हमको ये ब्लू मार्क के अंदर लाइन के अंदर दे रखा है, हमको इसको याद कर लेना। या तो ये लिखी हुई आएगी कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, नाम ऑप्शंस में होगा एमसीक्यू के अंदर, एल्फ्रेड मार्शल हमको टिक करना होगा, या फिर ये बोला जाएगा कि ये डेफिनेशन किस चीज़ की है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में बता रही है या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के बारे में बता रही है। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में बता रही है। और ये जो डेफिनेशन है ये है क्या, इसके अंदर एल्फ्रेड मार्शल ने बताया था, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने बात की थी कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को चलाते रहो, मतलब जो आप बिजनेस जैसे चला रहे हो उसको उसी तरीके से चलाते रहो
बट इसके अंदर क्या करो, मैनकाइंड की स्टडी को भी बढ़ा दो। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात किया उन्होंने कि जो इकोनॉमिक्स पहले थी, मतलब कि जो इकोनॉमिक्स हमको एडम स्मिथ जी ने दी थी, उसमें उन्होंने बेसिक डेफिनेशन कही थी कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करना है। जबकि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना है। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए, मतलब वो अपने प्रॉफिट की सोचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने आज अगर 500 रुपीज़ है उसके पास, उसने 500 के 500 खर्च कर दिए कि कल की तो कल देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 500 में से वो रैशनली सोचे कि उस 500 में से आज मैं जितना कर सकता हूँ उसमें कंप्लीट करूँ, अपनी जितनी वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करूँ, कुछ पैसा मैं सेव कर लूँ कल के लिए, और कल जैसे अगर मैं और कमाऊंगा तो उसके अंदर उस पैसे को थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करूं ताकि मेरी जो जनरेशन ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो सके। मतलब बेसिक जो चीज़ें थी, अल्फ्रेड मार्शल ने हमको ये चीज़ बताई कि जो मैनकाइंड है, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर है, वो भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपनी जो वांट्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास वही 50 रुपीज़ हैं या 500 रुपीज़ हैं, उस 500 रुपीज़ में मेरे पास एंडलेस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं मार्केट के अंदर खड़ा हूँ, मेरे पास 500 रुपीज़ है, मैं मार्केट में कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ आज के टाइम में जो मुझे खरीदनी है। कन्फेक्शनरी की शॉप पे जा सकता हूँ, मैं जनरल स्टोर की शॉप पे जा सकता हूँ, मैं क्लोथ की शॉप पे जा सकता हूँ, मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, मैं होटल में जा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं रूम बुक कर सकता हूँ। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं गेम खेल सकता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अब इसके लिए एक रैशनल माइंड होना ज़रूरी है। मतलब एक पर्सन जो है उसका कंज्यूमर बिहेवियर के अप्रोच होना ज़रूरी है हमारे पास कि उसको 500 रुपीज़ से क्या करने वाले। हमने ये तो देख लिया, वोट्स तो अनलिमिटेड हो गई। उस वोट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास हंगर, कि मेरी भूख को कैसे शांत करना है, और मेरे पास शेल्टर है या नहीं है, मैं शेल्टर को पहले देखूंगा, या क्लोथ को देखने वाला हूँ मैं पहले। तो ये 2-3 चीज़ें उसको मैं सबसे पहले फुलफिल करूँगा 500 में। अगर मैं मूवी देखने चला जाता हूँ या मैं गेम खेलने चला जाता हूँ तो यहाँ पर हमने रैशनली नहीं सोचा, या डिसीजन जो है मेरे प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं लिया। तो अल्फ्रेड मार्शल ने यही कहा था कि अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से ही ना फुलफिल करो सिर्फ, साथ में कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको भी देखना है कि जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से सोच रहा है। क्या वो मैनकाइंड के बारे में सोच रहा है, कि लोगों के बारे में सोच रहा है, या वो अपने बारे में भी सोच रहा है या नहीं सोच रहा। इसका देखना भी बहुत बड़ा चीज़ है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अपना सिग्निफिकेंट रोल इसके अंदर दिखता है। लर्न बाय डूइंग के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर हमको क्या चीज़ बता रखी है ये भी देख लेते हैं हम, कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक नॉलेज होनी भी हमको ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमेशा प्रॉफिट मोटिव को लेके की जाती है, मतलब पैसे को बढ़ाने के पर्पज से की जाती है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो की जा रही है बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, या तो मैं बिजनेस से कमा रहा हूँ, या फिर मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ, प्रोफेशनल हूँ मैं उसमें, या फिर मैं एम्प्लॉयमेंट वेजेस ले रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ, कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो उन तीनों चीज़ों में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी काउंट होगी, क्योंकि उसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, मैं काम करके दे रहा हूँ XYZ किसी भी पर्सन को, उसके बदले में वो मुझे मॉनेटरी फॉर्म में या वेल्थ के फॉर्म में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करते, हम बेसिकली सोशल वेलफेयर के ऊपर काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए उनके काम करते हैं, जैसे कि NGOs वगैरह हैं, वो सारा का सारा काम कर रही है। इस टाइम पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, इस टाइम पे जो सोशल वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। इसके अंदर आप सर्विसेज देते हो अपनी, बट सर्विसेज के बदले में आप सामने वाले पर्सन से ना तो पैसे की डिमांड करते हो और ना ही आप वेल्थ की डिमांड करते हो वहां से। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसके अंदर हमारे पास रिसोर्सेज जो है नॉट रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है स्कार्स रिसोर्सेज के ऊपर, लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर काम नहीं करती। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो इसी वजह से की जाती है ताकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड थे, स्कार्स थे, इसी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता था। बट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्कार्स रिसोर्सेज के ऊपर काम नहीं करती।
तो ये बेसिक डिफरेंस है इस टॉपिक एनालिसिस का। अगले वीडियो में आगे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।